हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर और आपकी ट्यूटर। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ बच्चों ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों लास्ट टाइम आपने मेरे साथ किया था कुछ एनिमल फैक्ट्स, ठीक है। तो हमने वो बहुत सारे एनिमल फैक्ट्स करे थे, उनके बारे में जाना था, समझा था क्या क्या है, कैसे कैसे हमारे इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमारे सामने मौजूद हैं, कितने अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। कुछ जमीन में रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं। तो इसी हिसाब से हमने सारी चीजें पढ़ी थी। तो बच्चों उन्हीं में से मैं आपके लिए छाट के कुछ आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। एक बार आइए मेरे साथ जरूर ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखो, उद्दीपन और अनुक्रिया, इस चीज के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैं बताने जा रही हूँ आपको क्या होता है उद्दीपन और क्या होती है अनुक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसी के साथ में मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है? Which one of the following examples represent a stimulus response? देखो, उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। इसके लिए बच्चों आपको मेरा पेडागोजी वाला चैनल भी जरूर देखना, वीडियो जरूर देखनी होंगी। उसमें भी मैं आपको काफी सारी चीजें करवा रही हूँ, ठीक है। उसको भी देखना जरूरी। और जैसे आपने पावलोव की थ्योरी अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है तो वहां पर भी आपने काफी अच्छे से चीजों को समझा होगा। अब जैसे मैं बताऊं उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। किसी भी चीज को करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक उद्दीपन होती है और उसी के प्रति आप करते हो क्या? रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। जैसे जनरली अगर इसको मैं साइंस के टर्म में आपको समझाती हूँ तो क्या होता है, अगर आपका किसी गर्म वस्तु पे हाथ पड़ता है तो ठीक है, क्या होता है, झट से आप अपना हाथ हटा लेते हो। हटाते नहीं हटाते हो? हटाते हो ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। अब उद्दीपन आपके मन में क्या हो गया, उसके लिए आ गया कि भाई उद्दीपन। अच्छा रुक एक मिनट, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इस चीज को बताती हूँ। अब यहां से आपने टच किया तो फिर क्या हुआ? अब आपके हाथ से वो होता 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 चला गया कहाँ? ब्रेन में। अब ब्रेन में गया तो ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्स दिया? भैया हाथ नहीं लगाना, उधर हटा लो। आपका एक बहुत ज्यादा गर्म है, जिसपे भी आप हाथ लगा रहे थे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ हटाओ वहां से। अब अगर आप कहोगे मैम ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इतनी देर तो हमारा हाथ ही चल जाएगा पूरा। ये बहुत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। कैसे हो रही है सारी चीजें देखो। अब यहाँ पर जैसे आपने किसी गर्म वस्तु पे हाथ रखा तो उसके बाद सीधे हाथ हटाया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ होते हैं आपके छोटे छोटे न्यूरॉन्स, ठीक है, जो सीधे चले जाते हैं आपके ब्रेन तक, मैसेज पहुंचा देते हैं आपके ब्रेन को कि भाई ये चीज हॉट है या ये चीज गर्म है जो आपके लिए सही नहीं है। तो इससे ही फिर क्या होता है, आप अपना हाथ हटा लेते हैं। अब उद्दीपन और अनुक्रिया की अगर मैं, ये तो साइंस के टर्म में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे एक इस फोटो के थ्रू मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। जैसे आपका स्टिमुलस है, ये है पानी, आपको लगी है प्यास, ठीक है। और आपको लगी है प्यास, आपके देखा, आपके आईज ने से देखा, रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसके थ्रू वो चला गया आपके माइंड में, ठीक है। फिर आपको हमारे माइंड ने हमारे हैंड को दिया क्या? ऑर्डर, भैया जाओ हाथ से पानी उठाओ, पानी पीना। फिर हमने पानी पी लिया। तो इस स्टिमुलस यानी कि इस उद्दीपन के प्रति हमने क्या दिया? रिस्पॉन्स। तो इसे ही उद्दीपन कहते हैं, इसे कहते हैं अनुक्रिया। अब आई मैं कह दूं, तुमको एक दरवाजे के अंदर बंद करके रख दिया है, शीशा लगा हुआ है, सामने तुम्हारे खाना रखा है, 2 दिन से तुम भूखे हो, क्या होगा? वो खाना क्या है तुम्हारे लिए? उद्दीपन। और अगर तुम क्या करोगे, उस शीशे को भी तोड़ के चले जाओगे उस खाने को लेने, तो वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी अनुक्रिया। तो इसे ही कहते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया। ये पावलोव का सिद्धांत पढ़ाऊंगी मैं आपको, स्किनर बताऊंगी, तो वहां पे भी आप इसको काफी अच्छे से समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर कॉकरोच का रोशनी देखकर छुप जाना, यानी कॉकरोच हाइड इन लाइट, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना। व्यंजन यानी कि टेस्टी खाना देखते हो ना, नूडल्स देखे, चिली पोटैटोस देखे तो मुंह में बड़ा पानी आ रहा है, तो वही इसका आ जाना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो बच्चों इसमें हम आंसर करेंगे सीधे सीधे ऑल ऑफ दी अबव, मतलब हर एक चीज में उद्दीपन के लिए हमने क्या करी, अनुक्रिया करी। कॉकरोच ने, उसके लिए उद्दीपन थी लाइट, तो वो उसके लिए उसने अनुक्रिया क्या करी, छिप गया, ये उसकी अनुक्रिया हो गई। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, सूरज जब आपका डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद आपके फूल बंद हो जाते हैं। सनसेट होना इज उद्दीपन और अनुक्रिया हो गई फूलों की बंद होना। मुंह में पानी आ, फूड हमारा उद्दीपन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और उसको देख के मुंह में पानी आना हमारी अनुक्रिया हो गई। तो ये सारे आपके ऑप्शंस इसके साथ में सही हो जाएंगे। तो ओके बेटा, तो ये था हमारा इसका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? Which of the following similarities are found between a lion and a tiger? देखो, मैंने आपको जब एनुअल फैक्ट्स बताए थे तो मैंने टाइगर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी आपको, ठीक है। तो जो चीजें टाइगर के बारे में लगभग लगभग वही सारी चीजें आपके लायन के बारे में भी सिमिलर होती हैं। वो दोनों बिलोंग वैसे भी सेम ही जीनस से करते हैं, सेम स्पीशीज भी हम कह सकते हैं, प्रजाति सेम है, लेकिन हाँ नाम अलग अलग लिखा जाता है। इसको पैंथेरा लियो कहते हैं, उसे पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं टाइगर को, अगर मैं साइंटिफिक नेम की तरफ चले जाऊं तो अब मैं इससे सबसे पहले बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है। यस, दिस इज द राइट आंसर, हाँ होती है, दोनों की ही सही होती है। दूसरा, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, ठीक है, उनकी मूंछ का, क्योंकि वो ना चमकती है, ठीक है। अगला, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक, रोर करते हैं बहुत तेज, रोर मतलब दहाड़ना, ठीक है, तो वो काफी, मतलब मैंने आपको क्या बताया था टाइगर वाले केस में 3 किलोमीटर के अंदर तक आप सुन सकते हो। कभी जू में गए होगे, वैसे तो लाइन आपको सामने दिखा नहीं होगा, कभी जू में गए होगे तो जू में देखा होगा कि जू के आप गेट पे होते हो और आपको अंदर दहाड़ सुनाई दे रही होती है शेर की, तो इतने किलोमीटर दूर तक जाती है। तो इसके साथ हम इसका ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे, क्योंकि ये सारी सिमिलरिटीज टाइगर में भी होती है और लायन में भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। Which of the following statements is correct? बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। Animals have special importance in the life of children. बच्चों का जंतुओं से प्रारंभिक परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही हो जाता है, ठीक। फिर चिल्ड्रंस, बच्चों में जंतुओं की देखरेख से कई प्रकार के गुण विकसित होते हैं, ठीक है। अब बच्चों में बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे जो ये ऑप्शंस हैं आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ हो गए एक्चुअली, ये 1 और, ठीक है, ऐसे है कुछ, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले एक बात मैं बताऊं, जनरली अगर कभी बच्चे किसी के घर में होते हैं ना, तो वहां पर उन बच्चों को क्या बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा सा क्या करना है, आप इंटरेक्ट करो, मतलब आपको बच्चे को साथ में एक छोटा पपी पाल लो या छोटी किटन पाल लो, कुछ भी ऐसे पाल लो, तो उससे क्या होगा, आपके बच्चे के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये जो कारण यहाँ पे लिखे हैं ना बच्चों, इन्हीं की वजह से। एक तो बच्चा अकेला होता है, अगर उसके साथ में कोई पेट होगा तो वो थोड़ा सा उसको शेयरिंग वगैरह की भी आदत आ जाएगी, थोड़ा सा केयरिंग वगैरह, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं जब वो किसी छोटे जानवर या किसी के साथ में रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो था, बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ ही बच्चों का जंतुओं से प्रारंभिक परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही होता है। तुमने जनरली देखो छोटे बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे वो किसी जानवर को देखते हैं, छोटे से डॉगी को या काव को, किसी को भी देखते हैं ना, तो उनको बड़ा अच्छा सा खुशी सी लगती है, ठीक है। बच्चों में जंतुओं की देखरेख के से कई प्रकार के गुण भी विकसित हो जाते हैं, तो अलग अलग टाइप के वो, मतलब वही जो मैंने आपसे कहा कि केयरिंग, मतलब केयर करना भी बच्चे सीखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग गुण डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं कि बच्चों के लिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ में आप एक छोटा सा पेट भी पाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हम ये इस ऑप्शन को करेंगे सही, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 और 2 और 3, यानी कि ये सारे ऑप्शन ही आपके सही होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ ही चलते हैं अगले
क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग मेलियन इनकस स्टेपस, उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारियों के कान में पाई जाने वाली हड्डी है? अब बच्चों, हड्डियां यानी कि स्केलेटन सिस्टम को आपने कभी सुना है, समझा है, जाना है? क्या है स्केलेटन सिस्टम? हमारी जो बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो हमें कौन देता है? हड्डियां। वरना तो हम क्या रहेंगे, ऐसे ही जेली लाइक, कहीं को भी लुढ़क जाएंगे, कहीं को भी पड़क जाएंगे, ठीक है। सिर्फ और हड्डियों की वजह से ही सिर्फ और सिर्फ हम एक प्रॉपर मैनर में, एक पूरा प्रॉपर हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान की हड्डी होती है। उसके अंदर की जो स्टेपीज, जिसका नाम होता है स्टेपस, कई लोग कहते हैं स्टेपीज भी उसे बोला जाता है, ये हड्डी हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके साथ ही एक और चीज जान लो, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर, ओके, जो हमारी होती है थाई बोन, ठीक है। यानी कि हमारी जांग की जो हड्डी होती है थाई बोन, वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे मतलब हम उसे लॉन्गेस्ट और मतलब सबसे तगड़ी बोन हमारे शरीर में समझो तो वही है आपकी थाई बोन, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। 206 हड्डियां पाई जाती हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है हमारे, ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉल्फिन्स। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज पहचानने की क्षमता होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब भैया ये दोनों ही कथन सही हैं। नेशनल, मैंने आपको ये बताया हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने फैक्ट्स करवाए थे, तो उसमें मैंने बताया था ना कि कौन सा सही है। जो आपकी जो डॉल्फिन है वो क्या होती है? डॉल्फिन आपकी हमारी जो इंडिया की जो रिवर गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो इसके जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों ही आपके एकदम से करेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था ना, वो साउंड प्रोड्यूस करती है और उसके बाद से वो आपस में कम्युनिकेट कर लेती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आगे बढ़ती हैं। और डॉल्फिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, समझदार प्राणी है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी डॉल्फिन पे ही है। ये डॉल्फिन को श्वसन के लिए बार बार पानी के ऊपर आना पड़ता है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसे आड़ी नहीं, इसे पानी लिखना है, पानी, ठीक है। पानी के ऊपर आना पड़ता है। दूसरा है, डॉल्फिन श्वसन क्रिया फेफड़े से करती है, और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है केवल एक, केवल दो, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं, न तो पहला न तो दूसरा। पहली एक बात बता दूं, डॉल्फिन जो है उसको हम मैमल में कंसीडर करते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी होती है हमारी डॉल्फिन। क्या होती है? स्तनधारी। स्तनधारियों का सबसे पहला ये है कि पानी के ऊपर आती है, ये चीज सही है, ठीक है। सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन के अंदर जो खुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे वो सांस नहीं ले पाती, वो ऊपर आके सांस लेती है। और डॉल्फिन जो है श्वसन क्रिया फेफड़े से करती है, ये भी आपका सही है। उसमें लंग्स पाए जाते हैं जिससे वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी करती है। तो इसमें चले जाएंगे ऑप्शन जो है ए और बी, दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जंतु बच्चों की पर्यावरणीय समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। एनिमल्स हेल्प इन डेवलपिंग चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग। जंतुओं के बीच रहने से बच्चों को जैवीय विविधता समझने में मदद मिलती है। बच्चों एनिमल डाइवर्सिटी तो आप जानते हो ना, एनिमल डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे जानवर मिलते हैं, तो जैवीय विविधता इसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, बच्चों में पशुओं के साथ रहने से अन्योन्याश्रित क्रियाओं की समझ बढ़ती है। लिविंग विद एनिमल्स इंक्रीजेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शंस, ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या था? ठीक है, पहला वाला ऑप्शन भी सही था आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है?
अब आपको ये चीज देखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है या तीसरा सही है, ये सभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जाऊंगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये सारे ही आपके सही हैं। पर्यावरणीय समझ भी आपकी बच्चों की इसके साथ में डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, अगर उसके चारों तरफ एनिमल्स हैं तो वो किस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है वहां पे, कैसी सारी चीजें हैं, ठीक है, ये भी मैटर करती है। तो पर्यावरणीय समझ भी विकसित हो रही है, नंबर एक चीज। दूसरा, जैविक विविधता को, अलग अलग जानवरों को वो समझ है, वो भी सही होगा। और पशुओं के साथ रहने वाले से अन्योन्य आश्रित, मतलब अन्योन्य आश्रित का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होके चीजें आगे बढ़ाना, ठीक है, आश्रित होना मतलब निर्भर रहना। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाऊंगी, ये सारी ही चीजें आपकी सही हो जाएंगी। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन वरदान साबित हो सकता है। भारतीय कृषि में पशुओं का पर्याप्त महत्व है। एनिमल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा या दोनों? मुझे लगता है ये काफी आसान से आप कर देंगे, दोनों ही आपके सही हैं। यस, ऑब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर के तो हमें जानवर चाहिए ही चाहिए, बैल नहीं होंगे तो दिक्कत होगी ना। तो हम बहुत, वैसे भी हम बहुत मानते भी हैं उनका। हमारे देश ऐसा देश है जिसमें हम जंतुओं को भी उतना ही महत्व देते हैं। मतलब जो हमारे बैल वगैरह होते हैं उनको तो हम, गाय को हम माता बोलते हैं, बैल को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम मतलब उनकी वजह से हम खेत को जोत पा रहे हैं, तो उनको हमने काफी ऊंचा स्थान दिया हुआ है। वैसे तो हमारे पशुपालन वैसे भी वरदान साबित होता है, दूध वगैरह के लिए पालते हैं, फार्म वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सीधा सीधा पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। जिराफ की गर्दन ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित होती हैं। अरे भैया, लेमार्किज्म सुना है किसी ने? लेमार्किज्म क्या होता है? अब क्या हुआ था, आपके भाई साहब थे एक लेमार्क, ठीक है, उन्होंने ये चीज बताई थी, दो थे, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनवाद और लेमार्कवाद, ठीक है। लेमार्कवाद के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, जो भी आपके कौन है, जिराफ ना, पहले उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, ठीक है, तो वो जमीन पे भोजन करते थे, अपना घास फूस खाते रहते थे, सारी चीजें खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जमीन की घास खत्म हो गई, तो उन्होंने थोड़ी छोटी ऊंची झाड़ियों से खाना स्टार्ट किया, झाड़ियां खत्म हो गई, फिर उन्होंने ऊंचे पेड़ों से स्टार्ट करना, वो नीचे नीचे पेड़ों की पत्तियां खत्म हो गई। तो कहते हैं कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि विकास के सिद्धांतों में आता है आपके, कैसे इवोल्यूशन हुआ, आगे बढ़ी सारी चीजें, और फिर उनकी गर्दन क्या हो गई, एडेप्टेशन ही ऐसा हो गया, अनुकूलन हो गया, और उनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई कि वो उनको ऊंची शाखाओं से खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उसी की वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई। अब बच्चों, आपको ये कुछ अजीब सी भी लगेगी थ्योरी, लेकिन ये किसी साइंटिस्ट ने दी है, तो हम इसको इसको जगह मिली हुई है बायो में, ठीक है। तो ये था। और डार्विनवाद का ये कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव कर सकता है। ये काफी हद तक भी सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपका काफी हद तक सही है, क्योंकि इसीलिए ना आपके जो भी जानवर वगैरह हैं, देखा होगा, मेढक है, कछुए हैं, ये काफी मात्रा में अंडे देते हैं। लेकिन इतने ही मात्रा में इनके बच्चे हो जाए तो भैया पूरी पृथ्वी तो ऐसे जानवरों से भर जाए, लेकिन इतने ही मात्रा में उनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते, ठीक है। अंडे तो उतने दे दिए जाते हैं, उससे बच्चे निकल भी जाते हैं, तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो उनका यही कहना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन, जिराफ को देखने से मैंने आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया। इसमें ये दोनों के दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस दोनों ही आपके करेक्ट है, ठीक है, अनुकूलित हो जाती है, ठीक। अगले अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? अब देखो, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना,
प्रजनन और अंकुरण, ठीक है, वृद्धि और प्रजनन। देखो ग्रोथ तो आपका सब में ही होती है, ठीक है, लेकिन अंकुरण जानवरों में नहीं होता, ये वाला गलत ऑप्शन, ठीक है। प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन तो होता है सब में, लेकिन फीड नहीं होती हर किसी में। वृद्धि तो होती है सब में, लेकिन बचा कौन सा ऑप्शन, ठीक है। कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी पौधा प्राणी कुछ भी, हर किसी के लिए वृद्धि जरूरी है। वो वृद्धि करेगा और वो प्रजनन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, चाहे वो फिर रिप्रोडक्शन के अगले दिन ही मर जाए। कई सारे ऐसे जानवर भी हैं और कई सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो आपके प्रजनन के अगले दिन ही मर जाते हैं, कुछ क्षण के बाद ही मर जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आपके मौजूद हैं जो कि आफ्टर जस्ट फर्टिलाइजेशन ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो भैया ये बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के आपके जानवर मिलते हैं, अलग अलग टाइप के आपके प्लांट्स मिलते हैं। तो वृद्धि और प्रजनन ऐसी चीज है जो आपके हर किसी में आपको मिलेगा, चाहे वो जंतु हैं चाहे पौधे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। There are only 4 types of poisonous snakes found in our country. जिसमें नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ठीक है। जहरीले सांप के साथ में क्या होता है, 4 तरीके के भैया पाए जाते हैं। मैंने आपको ये एनिमल वाली जो आपकी वीडियो है, एनिमल फैक्ट्स वाली, बच्चों उसमें बताया हुआ है, प्लीज जाके उसे चेक कर लें, क्या क्या कौन कौन से सांप है, किस किस तरीके के सांप पाए जाते हैं। और सारे के सारे सांप भी आपके पॉइजनस नहीं होते हैं, सिर्फ ये कुछ टाइप के वैरायटी है जो ही आपकी पॉइजनस होती है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि सांप के जो दांत होते हैं आगे के, फैंक्स जिनको बोलते हैं, वो आपके उसमें ही विनोम यानी कि जहर भरा हुआ होता है। और क्या करता है, सांप दूसरे को काटने के लिए वो दांत बाहर निकालता है और फिर वो फोल्ड होके अंदर चले जाते हैं, जिससे कि खुद का जहर उसकी बॉडी में ना लग जाए, ठीक। अगला पॉइंट, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चले जाता है। इन्हीं खोखले दांतों को फिर इन्हीं में आपका क्या होता है, विनोम होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सांप के ही दांतों से, जो सांप का ही जो जहर है, ठीक है, सांप के कांटे का जो जहर है, काटा हुआ है सांप ने, तो उसका जहर, उसी की दवाई उसका उसी जहर से बनाई जाती है, ये यहाँ पे ये कह रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे ही आपके ऑप्शंस हैं। नंबर 1, जहरीले सांप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। नंबर 2, जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ठीक है, पहला पॉइंट सही है आपका, दूसरा पॉइंट सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 ही खोखले दांत होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नीचे थोड़ी होते हैं, सिर्फ ऊपर होते हैं इतने, ठीक है। तो वो ही 4 खोखले दांत होते हैं जिससे वो, 4 नहीं सॉरी 2 ही खोखले दांत होते हैं जिससे वो करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को ना लेते हुए हम ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 को यहाँ पर सही करेंगे। अगर यहाँ पे इसने लिखा होता 2 तो मैं इसको भी सही कर देती और हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन सही हो जाते। तो अगले के साथ चलते हैं। Many farmers in the villages of Bihar do the work of collecting honey as a beekeeper to earn extra money. Best time to beekeeping. अब भैया ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, इतनी बार पूछा जाता है ना, आपको ये याद रख लो कि ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको तुमने बिल्कुल याद रखना है। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन, ठीक है। और मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय, ठीक है। जिस समय पे आपका क्या कर सकते हैं, जो भी उसका शहद इकट्ठा करके निकाल के उस शहद से पैसा कमाया जा सकता है। बी कीपिंग भी आपका एक, मधुमक्खी पालन भी एक उद्योग है, एक बिजनेस है, ठीक है, जिसमें मधुमक्खी के द्वारा बनाए गए शहद को बेचा जाता है, ठीक है। तो ये समय है अक्टूबर से दिसंबर वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी, डर्मोलॉजी। डर्मा तो स्किन वाली हो जाती है, हटा दो इसको। इथो भी नहीं होती आपकी, नियो भी नहीं होती, इसके लिए सीधे सीधे आंसर कर दोगे इटायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले की तरफ पढ़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, Bat is a mammal because it flies, उड़ता है, नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, बच्चे देता है, द चाइल्ड गिव्स।
चाइल्ड बर्थ। अब भैया चमगादड़ के इस बारे में मैंने आपसे एक और बात कही थी। ये चमगादड़ देख रहे हो, यहाँ पे बना हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। अब आप जनरली कहोगे मैम क्या ये मैमल्स तो आपके ऐसे होते हैं। जो भी आपके मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी होते हैं, उनके शरीर में नंबर एक बात क्या बाल पाए जाते हैं, नंबर दूसरी बात उनके मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, नंबर तीसरी बात उनके एयर पिन्ना होते हैं। ये इनको कहते हैं हम एयर पिन्ना। ठीक है, तो ये चीजें पाई जाती हैं और वो सभी जानवर आपके मैमल्स होते हैं। जैसे वेल भी आपकी मैमल है, ब्लू वेल, और आपकी जो डॉल्फिन है वो भी मैमल है, और ये जो चमगादड़ है ये भी मैमल है। ये बच्चे देते हैं इसमें, ये याद रखना, अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, ये मैमल्स में शामिल होते हैं। तो मैं इसके अंदर सीधे सीधे ऑप्शन सही कर दूंगी, बच्चे देता है। चमगादड़ आपका क्या देता है, बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके प्रे को भी उल्टा लटके रहता है, उल्टा लटक के सोता है। आपके प्रे को भी ये अपनी, मैंने बताया था ना, नेविगेशन के थ्रू पकड़ता है। ठीक है, तो ले जाता है जहाँ पे प्रे होता है वहां पे जाता है, रेस डालता है और फिर वो वापस आ जाती है और एकदम से उसे कैच कर ले। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे हैं ईवीएस के लिए। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चंस के साथ और बाकी टॉपिक्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए हमारा चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन, और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और मेरे जो दूसरे साथी हैं मेरे दूसरे साथियों के भी वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, जिसमें आप सीटेट को कैसे क्लियर करना है आपको काफी आसानी रहेगी। ठीक है, आप काफी अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों, ओके, टाटा बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।